हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं हूं चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे दोस्तों भारतीय राजनीतिक विचारक मनु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर आप मनु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। यह वीडियो आपकी तैयारी में और आपकी सफलता में निश्चित रूप से सहायक होगी। जब आप इस वीडियो को देखे रहेंगे और उसमें जो क्वेश्चन दिया है उसको पढ़े रहेंगे तो पेपर में आते ही चुटकियों में आप उसको हल कर लेंगे। यह वीडियो दोस्तों यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, नेट, जीआरएफ और यूपीएससी की परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं इसके सवालों को। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि मनुस्मृति के रचयिता कौन हैं। ऑप्शन में दिया है कौटिल्य, भीष्म, मनु और पतंजलि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मनु। मनुस्मृति के रचयिता दोस्तों मनु हैं। मनु के जीवन और काल को लेकर दोस्तों अनेक मतभेद है। पौराणिक कथाओं में मनु को मानव जाति का जनक और प्रथम विधि वेत्ता माना जाता है। उनके संबंध में यह भी धारणा प्रचलित है कि जब संपूर्ण सृष्टि जलमग्न हो गई थी तब मनु और उनकी पत्नी शतरूपा ही बचे थे। तत्पश्चात मनु ने एक संगठित समाज के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया, जिसके संबंध में विचार मनु के ग्रंथ मनुस्मृति में प्रस्तुत किए गए हैं। मनुस्मृति में दोस्तों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक विचारों को प्रकट करके एक संगठित समाज की स्थापना पर बल दिया गया है। मनु की राज व्यवस्था की वास्तविक कसौटी धर्म है। मनुस्मृति को हिंदू समाज की व्यवस्था का आधारशिला माना जाता है। प्राचीन धर्मशास्त्रों में मनुस्मृति का सर्वाधिक महत्व है। विभिन्न विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं कि धर्म विषयक समस्त ज्ञान मनु के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है स्मृतियों को किसका प्रतिरूप माना जाता है। ऑप्शन में दिया है धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र या उक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या उत्तर सही होगा? पहला इसका सही है दोस्तों धर्मशास्त्र। स्मृतियों को दोस्तों धर्मशास्त्र का प्रतिरूप माना जाता है, आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है सबसे प्राचीन स्मृति कौन है। ऑप्शन में दिया है नारद स्मृति, मनुस्मृति, पराशर स्मृति या याज्ञवल्क्य स्मृति। तो इसका क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही होगा दोस्तों मनुस्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति दोस्तों मनुस्मृति को माना जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला है मनुस्मृति की रचना किस वंश के शासनकाल में हुई। ऑप्शन में दिया है मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश या गुप्त वंश। तो इसका क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है दोस्तों सातवाहन वंश। मनुस्मृति की रचना दोस्तों सातवाहन वंश के समय में की गई थी। मनुस्मृति ही सबसे प्राचीन ग्रंथ है, बाकी सब स्मृतियाँ इसके बाद ही लिखी गई हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला है मनुस्मृति में कुल कितने अध्याय हैं। ऑप्शन में दिया है 8, 10, 12 और 15। तो इसका क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही होगा दोस्तों 12। मनुस्मृति में दोस्तों कुल 12 अध्याय हैं। मनुस्मृति का पहला अध्याय दोस्तों सृष्टि के निर्माण से संबंधित है, दूसरा वर्ण व्यवस्था से संबंधित है, तीसरे में ब्रह्मचर्य की महिमा, गृहस्थ कर्तव्य और यज्ञ की महिमा का वर्णन किया गया है, चौथे में मनुष्यों के नित्य कर्मों का वर्णन किया गया है, पाँचवें में स्त्री संबंधी व्याख्या और शिक्षाओं का उल्लेख किया गया है, छठवें में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का वर्णन है, सातवां चैप्टर महत्वपूर्ण है। सातवें चैप्टर में दोस्तों राज्य व्यवस्था, प्रशासन के नियम, राज्य की उत्पत्ति, दंड की उत्पत्ति, कर और सेना से संबंधित नियमों का उल्लेख इसमें किया गया है। आठवें में दंड के नियम, दंड के पूर्व छानबीन और अपराध से संबंधित प्रावधान किया गया है। 9वें, 10वें और 11वें अध्याय में दोस्तों वैश्य और शूद्र के लिए अनुष्ठान और वर्ण संस्कारों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है। और अंतिम अध्याय में 12वें अध्याय में मोक्ष की प्राप्ति के साधन, विभिन्न कार्यों के गुण और दोष, पाखंड आदि का वर्णन किया गया है, तो आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में
किसका वर्णन किया गया है? ऑप्शन में दिया है दान, सृष्टि रचना, सप्तांग सिद्धांत और राजा के कर्तव्य। तो इसका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही होगा दोस्तों, सृष्टि रचना। मनुस्मृति का पहला अध्याय दोस्तों सृष्टि की रचना से संबंधित है। फिर अगला है, मनु ने विधि के कितने स्रोत बताए हैं? ऑप्शन में दिया है 3, 4, 5 और 8। तो क्या इसका सही होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही होगा दोस्तों, 4। मनु ने विधि के 4 स्रोत बताए हैं। आप इसे याद रखेंगे 4 स्रोत। फिर अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति पर कितनी टीकाएं लिखी गई हैं? ऑप्शन में दिया है 10, 11, 12 और 15। तो इसका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही होगा दोस्तों, 11। मनुस्मृति पर दोस्तों कुल 11 टीकाएं लिखी गई हैं। पूछा जाता है तो आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला है, मनु अथवा मनुस्मृति के अनुसार राज्य का स्वरूप कैसा है? ऑप्शन में दिया है कानूनी, राजनीतिक, स्वायत्त और इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही होगा दोस्तों, स्वायत्त। मनु या मनुस्मृति के अनुसार दोस्तों राज्य का स्वरूप स्वायत्त है। मनुस्मृति में वर्णित राज्य के 7 अंगों की तुलना दोस्तों मनुष्य के 7 अंगों के साथ किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राचीन ग्रंथों में से किस एक में राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का समर्थन किया गया है? ऑप्शन में दिया है वेद, रामायण, अर्थशास्त्र और मनुस्मृति। तो इसका क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है दोस्तों, मनुस्मृति। मनुस्मृति में दोस्तों राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का समर्थन किया गया है। सारे क्वेश्चन दोस्तों परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस बार कोई भी आ सकता है, तो सारे क्वेश्चन को आप विशेष रूप से याद रखेंगे। वीडियो को 1-2 बार जरूर देखिए। फिर अगला क्वेश्चन है, मनु राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थक थे? ऑप्शन में दिया है राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत। तो इसका क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही होगा दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। मनुस्मृति ने दोस्तों राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया है। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन में दिया है भीष्म, मनु, कामंदक और कौटिल्य। तो मनु इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। यह क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। फिर अगला है, सप्तांग सिद्धांत का संबंध है किससे है, इनमें से बताना है। इसमें दिया है सामाजिक व्यवस्था से, आर्थिक व्यवस्था से, न्यायिक व्यवस्था से या राजनीतिक व्यवस्था से। तो इसका क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है दोस्तों, राजनीतिक व्यवस्था से। सप्तांग सिद्धांत दोस्तों राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है। इसमें राज्य की 7 प्रकृति को बताया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य का अंग नहीं है? ऑप्शन में दिया है राजा, पुरोहित, आमात्य और कोष। तो इसका क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही होगा दोस्तों, पुरोहित। मनुस्मृति के अनुसार दोस्तों पुरोहित राज्य का अंग नहीं है। सप्तांग सिद्धांत में पुरोहित शामिल नहीं है। कौन कौन शामिल है देखिए, स्वामी, आमात्य यानी कि मंत्री, पुर यानी कि दुर्ग, जनपद यानी कि राज्य, इसके बाद कोष, फिर दंड यानी कि सेना और मित्र, ये शामिल हैं 7। तो आप इन्हें याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, राजधर्म का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन में दिया है मनु, कौटिल्य, नारद और याज्ञवल्क्य। तो इसका क्या उत्तर सही होगा? पहला इसका सही होगा दोस्तों, मनु। राजधर्म का सिद्धांत मनु ने दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रजा रक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन में दिया है मनु, कौटिल्य, शुक्राचार्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर
पहला इसका सही होगा दोस्तों मनु। प्रजा रक्षण का सिद्धांत दोस्तों मनु ने दिया था। यह क्या होता है? प्राण रक्षण सिद्धांत के अंतर्गत मनु ने कहा है दोस्तों कि राजा प्रजा से कर लेकर के उसके प्राण और उसकी संपत्ति की रक्षा करेगा। यही है प्राण रक्षण का सिद्धांत, मनु ने दिया था, तो आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति है? ऑप्शन में दिया है 4, 6, 8 और 12। तो इसका क्या उत्तर सही होगा? मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में दोस्तों राजा के पास 8 देवताओं की शक्ति होती है। कौन कौन से देवता हैं? देखिए, वायु, यम, कुबेर, चंद्र, सूर्य, अग्नि, इंद्र और वरुण। मनु ने कहा दोस्तों कि इंद्र से प्रभुत्व, सूर्य से प्रताप, यम से क्रोध, कुबेर से धन, चंद्रमा से आनंद, अग्नि से तेज, वायु से प्रेरक गुण लेकर के राजा के शरीर का निर्माण किया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे। मनु के विराट पुरुष में राजा के पास 8 देवताओं की शक्ति है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनु स्मृति में परिषद शब्द का उल्लेख किसके लिए हुआ है? ऑप्शन में दिया है मंत्री समूह, गांव संगठन, जिला संगठन या सेना संगठन। तो इसका क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा दोस्तों मंत्री समूह। मनु स्मृति में दोस्तों परिषद शब्द का उल्लेख मंत्री समूह के लिए किया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला है, यह कथन किसका है? जब राजा स्वयं धर्म के अधीन है तो उसके प्रति विद्रोह का क्या अधिकार रह जाता है? धर्मपरायण राजा के नाश का अर्थ है धर्म का नाश। ऑप्शन में दिया है भीष्म, पतंजलि, मनु और जेम्स प्रथम। तो इसका क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही होगा दोस्तों मनु। यह कथन दोस्तों मनु का है, आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला है, किस हिंदू शास्त्र में कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि मनुष्य के आकार में वह ईश्वर है? ऑप्शन में दिया है भगवत गीता, महाभारत, मनुस्मृति और ऋग्वेद। तो इसका क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही होगा दोस्तों मनुस्मृति। हिंदू शास्त्र मनुस्मृति में कहा गया है दोस्तों कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए क्योंकि मनुष्य के आकार में वह ईश्वर है। तो आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला है, राजा तो देवतुल्य है, चाहे वह मनुष्य के रूप में शिशु ही क्यों ना हो, उसकी अवज्ञा करना पाप है क्योंकि उसके व्यक्तित्व में देवत्व का समावेश है। वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वोपरि है। यह कथन किसका है? ऑप्शन में दिया है कौटिल्य, भीष्म, शुक्र और मनु। तो इसका क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही होगा दोस्तों मनु। यह कथन दोस्तों मनु का है। फिर अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में कहा गया है राजा चाहे बालक ही हो उसे अपमानित करना पाप है? ऑप्शन में दिया है शुक्र नीति, मनुस्मृति, महाभाष्य और अर्थशास्त्र। तो इसका क्या उत्तर सही होगा? मनुस्मृति इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। सारे क्वेश्चन दोस्तों अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए हैं, इसीलिए इसको अलग अलग रखा गया है। प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से इस वीडियो में व्याख्या की जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रजा पर वास्तविक शासन तो दंड ही करता है, राजा तो दंड प्रयोग का माध्यम है। कोई भी मनुष्य धर्म से विचलित ना हो जाए यह देखना दंड का कार्य है। यह कथन किसका है? ऑप्शन में दिया है कौटिल्य, मनु, कालिदास और शुक्र। तो इसका क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही होगा दोस्तों मनु। यह कथन दोस्तों मनु का है। प्रजा पर वास्तविक शासन तो दंड ही करता है, राजा तो दंड के प्रयोग का माध्यम है। कोई मनुष्य धर्म से विचलित ना हो जाए यह देखना दंड का कार्य है। यह कथन मनु का है, तो आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला है, दंड नीति संसार को नियंत्रण में रखती है, यह समस्त बुराइयों को नष्ट करती है। जिस प्रकार सूर्य
अंधकार को नष्ट करता है। उपरोक्त विचार व्यक्त किया गया है किसमें? ऑप्शन में दिया है अर्थशास्त्र में, महाभारत में, मनुस्मृति में या रामायण में। तो इसका क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही होगा दोस्तों, मनुस्मृति में। यह विचार दोस्तों मनुस्मृति में व्यक्त किया गया है कि दंड नीति संसार को नियंत्रण में रखती है, यह समस्त बुराइयों को नष्ट करती है जिस प्रकार सूर्य अंधकार को नष्ट करता है। तो आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला है, प्राचीन भारतीय विचारकों के अनुसार राजा के मंडल में कितने राजा होते थे? ऑप्शन में दिया है 8, 10, 12 और 15। तो इसका क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही होगा दोस्तों, 12। प्राचीन भारतीय विचारकों के अनुसार दोस्तों राजा के मंडल सिद्धांत में कुल 12 राजा होते थे। 12 राज्यों के मंडल सिद्धांत के केंद्र में दोस्तों बीजी गिसु राजा होता था। उसके चारों तरफ अन्य राज्य होते थे जो मंडल का निर्माण करते थे। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मंडल का अंग नहीं है? इसमें दिया है सामंत, मित्र, आर्य और बीजी गिसु। तो इसका क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा दोस्तों, सामंत। सामंत दोस्तों मनु के मंडल सिद्धांत में शामिल नहीं है। मंडल सिद्धांत में कौन कौन शामिल हैं? देखिए, मंडल सिद्धांत के मध्य में बीजी गिसु राजा होता है और उसके पीठ की तरफ पार्षद ग्राह राज्य होता है जो एक शत्रु राज्य है। उसके बाद आक्रांदा होता है, फिर पार्षद ग्राह शार होता है, फिर आक्रांदा शार होता है। बीजी गिसु के सामने दोस्तों अर्य होता है। अर्य का मतलब होता है दुश्मन राज्य। फिर उसके सामने अर्य का शत्रु होता है जो कि बीजी गिसु का मित्र होता है। फिर उसके आगे अर्य का मित्र होता है जो बीजी गिसु का भी मित्र होता है। फिर अर्य मित्र होता है बीजी गिसु का मित्र। फिर अर्य मित्र मित्र होता है जो बीजी गिसु का शत्रु राज्य है। तो इस तरह से होता है। एक मध्यम और एक उदासीन राज्य भी होते हैं। तो इसमें सामंत शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला है इसका सही उत्तर होगा। फिर अगला है, जो प्रशासन को स्वयं चलाने का प्रयास करता है उस राजा को किसने मूर्ख कहा है? ऑप्शन में दिया है कौटिल्य, मनु, शुक्राचार्य और भीम। तो इसका क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है दोस्तों, मनु। यह कथन दोस्तों मनु का है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुस्मृति के अनुसार राज्य संरक्षण के कितने उपाय हैं? ऑप्शन में दिया है 3, 4, 5 और 6। तो इसका क्या सही उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है दोस्तों, 4। मनुस्मृति के अनुसार दोस्तों राज्य संरक्षण के 4 उपाय हैं। मनु ने राज्य के संरक्षण के 4 उपाय बताए हैं। आप इसे याद रखेंगे, 4 उपाय। फिर अगला है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यह श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शन में दिया है मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, भगवत गीता और रामचरितमानस। तो इसका क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा दोस्तों, मनुस्मृति। यह श्लोक दोस्तों मनुस्मृति से लिया गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। यह कथन दोस्तों मनुस्मृति में लिखा गया है। तो आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला है, आचार्य परमो धर्म है। यह सूक्त कहाँ से उद्धृत है? ऑप्शन में दिया है ऋग्वेद, भगवत गीता, मनुस्मृति और अर्थशास्त्र। तो उसका क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही होगा दोस्तों, मनुस्मृति। यह सूक्त दोस्तों मनुस्मृति से लिया गया है। आचार्य परमो धर्म है, आचरण से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुस्मृति के अनुसार दुर्ग के कितने भेद माने गए हैं? ऑप्शन में दिया है 4, 5, 6 और 8। तो इसका क्या उत्तर सही होगा? इसका सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 6। मनुस्मृति के अनुसार दोस्तों दुर्ग के 6 भेद माने गए हैं। 6 प्रकार के दुर्ग मनुस्मृति में बताए गए हैं। धनवंत दुर्ग, मह दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग और गिर दुर्ग। ये हैं 6 दुर्ग के प्रकार जो कि मनुस्मृति में
बताए गए हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला है मनुस्मृति में कितने संस्कार बताए गए हैं। ऑप्शन में दिया है 8, 12, 14 और 16 है। तो उसका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही होगा दोस्तों, 16 है। मनुस्मृति में कुल 16 संस्कार बताए गए हैं। फिर अगला है मनुस्मृति के अनुसार विवाह कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन में दिया है 4, 8, 12 और 16 है। तो उसका क्या उत्तर सही होगा? इसका सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 8। मनुस्मृति के अनुसार दोस्तों 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। मनु से संबंधित क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में आए हुए हैं। फिर अगला है मनुस्मृति में कितने प्रकार के वर्ण बताए गए हैं। ऑप्शन में दिया है 2, 4, 6 और 8। तो इसका क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही होगा दोस्तों, 4 वर्ण। मनुस्मृति में दोस्तों 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये हैं 4 वर्ण। फिर अगला क्वेश्चन है मनु ने चारों वर्णों की रचना किस आधार पर की है। ऑप्शन में दिया है जन्म, कर्म, लिंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही होगा दोस्तों, कर्म है। मनु ने दोस्तों चारों वर्णों की रचना कर्म के अनुसार पर किया है, गुण के आधार पर और कर्म के आधार पर। तो आप इसे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही था। फिर अगला है मनु ने किस आश्रम को श्रेष्ठ माना है। ऑप्शन में दिया है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम या वानप्रस्थ आश्रम। तो उसका क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही होगा दोस्तों, गृहस्थ आश्रम। मनु ने दोस्तों गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ आश्रम माना है। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजाओं के धर्म का उल्लेख मनुस्मृति के किस अध्याय में किया गया है। ऑप्शन में दिया है 6ठे अध्याय में, 7वें अध्याय में, 8वें अध्याय में या 12वें अध्याय में। तो उसका क्या उत्तर सही होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही होगा दोस्तों, 7वें अध्याय में। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में दोस्तों राजाओं के धर्म का उल्लेख किया गया है। 7वें अध्याय में क्या क्या है देखिए। इसमें राज व्यवस्था, राजाओं का धर्म, प्रशासन के नियम, राज्य की उत्पत्ति, दंड की उत्पत्ति, कर तथा सेना संबंधी उल्लेख इसमें किया गया है। तो आप उसको याद रखेंगे। यह अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।